वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में। और हम लोग जो है अपना सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का मॉड्यूल कर रहे हैं और इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग जो है अपना OSI रेफरेंस मॉडल को स्टडी कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने OSI रेफरेंस मॉडल को लेकर जो चीज़ें समझी हैं वो ये थी कि भाई अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक एप्लीकेशन लेयर होती है OSI रेफरेंस मॉडल की और एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है। तो इन दोनों लेयर्स का क्या काम है वो काम हम लोगों ने अभी सीखा है। हमने क्या जाना कि जब भी यूज़र जो है आपका वो नेटवर्क अवेयर एप्लीकेशन पे किसी भी नेटवर्क अवेयर एप्लीकेशन पे काम करता है तो उस नेटवर्क अवेयर एप्लीकेशन से जो भी डेटा निकलता है जो आगे भेजना है नेटवर्क में भेजना है तो सबसे पहले वो डेटा हमेशा किसको सबमिट किया जाता है? एप्लीकेशन लेयर को। तो चाहे भाई आपकी कोई सी भी नेटवर्क अवेयर एप्लीकेशन हो, जैसे मान लो गूगल क्रोम है या आपका जीमेल का हो गया, ठीक है जी, या स्काइप हो गया, तो कोई सी भी आपकी ऐसी एप्लीकेशन जो नेटवर्क का इस्तेमाल करती हो तो वो एप्लीकेशन जो भी डेटा जनरेट करेगी आगे नेटवर्क में भेजने के लिए तो हमेशा वो क्या करेगा, उसका उसका काम यह है उस एप्लीकेशन का कि एक बंदा है जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर, उसको सबमिट कर दो भाई डेटा अपना सारा। तो चाहे जो मर्जी नेटवर्क अवेयर एप्लीकेशन हो, हर नेटवर्क अवेयर एप्लीकेशन अपना डेटा किसको सबमिट करती है? एप्लीकेशन लेयर को। एप्लीकेशन लेयर को जब वो डेटा मिलता है तो वो डेटा किसको भेजता है? वो प्रेजेंटेशन लेयर को डेटा भेज देता है कि ले भाई ये डेटा मेरे पास आ गया है। और प्रेजेंटेशन लेयर उस डेटा के ऊपर 3 काम करती है। पहला करती है ट्रांसलेशन, फिर करती है कंप्रेशन एंड देन उसके बाद नेक्स्ट करती है दैट इज कॉल्ड एज लास्ट जो है वो करती है इनक्रिप्शन। अच्छा, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ट्रांसलेशन, कंप्रेशन और इंक्रिप्शन इन तीनों के बारे में आई थिंक सब बता ही दिया था। ये हाँ, ट्रांसलेशन, ये कंप्रेशन, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन सारी चीज़ों के बारे में समझा दिया था कि भाई साहब इनमें क्या काम होता है। ठीक है जी। तो आज देखते हैं आगे की बात कि भैया अब आगे क्या होगा इसके अंदर। तो देखिए जी, अब ये हो गया हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर का काम हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो अब हुआ क्या हमारे पास, यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि भाई डेटा गया एप्लीकेशन लेयर के पास। एप्लीकेशन जो लेयर बैठी है हमारी, भाई साहब इसने क्या करा, इसने डेटा दे दिया प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर ने उस डेटा का पहले क्या किया? ट्रांसलेशन किया। ट्रांसलेशन करने के बाद उस डेटा का कंप्रेशन किया। कंप्रेशन करने के बाद उसका इंक्रिप्शन हुआ और इंक्रिप्शन होने के बाद अब वो डेटा आगे जाएगा। अब वो डेटा किसके पास आएगा भाई? अब देखो, अब इतना काम धाम करने के बाद जो डेटा है वो डेटा मिलेगा, एक लेयर है जिसका नाम क्या है? सेशन लेयर। एक मिनट। हम्म, तो अब वो जो डेटा है वो किसके पास पहुंचा? सेशन लेयर के पास पहुंचा। यानी कि आपका ये जो इनक्रिप्टेड डेटा है, यानी सेशन लेयर को क्या मिला? सेशन लेयर को मिला आपके द्वारा भेजा गया इनक्रिप्टेड डेटा। ये इनक्रिप्टेड डेटा किसको दे दिया है हमने? सेशन लेयर को दे दिया, ले भाई तू अब संभाली इस इनक्रिप्टेड डेटा को। अच्छा, अब ये सेशन लेयर जो है जिसके पास ये इनक्रिप्टेड डेटा आया, अब ये सेशन लेयर करेगा क्या? अब इस सेशन लेयर की ड्यूटीज क्या है, जरा उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि सेशन लेयर क्या करेगा भाई। तो अब हम समझ रहे हैं थोड़ा सेशन लेयर के बारे में। ठीक है जी। अब देखो सेशन लेयर में क्या होता है। अब सेशन लेयर का काम क्या है? देखो, इसके ना 3 मेन ड्यूटीज हैं। पहला इसका मेन काम है सेशन लेयर का, सेशन को क्रिएट करना। ठीक है, उसके बाद क्या है? सेशन को मैनेज करना। और सेशन के लिए, सेशन बनाने के लिए, मतलब जिस काम को करने के लिए हमने सेशन बनाया, सेशन किया, जब वो काम खत्म हो गया तो उसके बाद इस सेशन को क्लोज कर देना या एंड कर देना, जो भी है। ये तीनों काम किसके हैं? ये तीनों के तीनों काम हमारे हैं, सेशन लेयर के काम हैं। ठीक है, क्या काम है भाई? सेशन को क्रिएट करना, सेशन को मैनेज करना, सेशन को क्लोज करना। ठीक है जी। तो ये 3 काम हमारे किसके हैं? सेशन लेयर के काम हैं। अच्छा, अब ये सेशन लेयर क्या करेगा? और
अब ये जो 3 काम हमारे हैं, सेशन को क्रिएट करना, मैनेज करना, सेशन को क्लोज करना, अब ये क्या चीज है ये? अब देखो क्या होता है यहाँ पे। अब हमें पता है कि जब कम्युनिकेशन होता है तो उस कम्युनिकेशन में 2 पार्टीज होंगी। एक पार्टी होगी, ये होगा सेंडर और ये होगा रिसीवर। ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है। अच्छा, अब तुम देखो, जैसे सपोज मान लो पहले क्या होता है कि जैसे मान लो ये बंदा जो है ये क्या कर रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे ये 2 बंदे हैं आपस में फोन पे बात करना चाहते हैं। तो जो हमारा टेलीफोन की सर्विस प्रोवाइडर है उसका काम क्या है? उसका काम क्या है कि भैया 2 पार्टीज हैं जो आपस में कम्युनिकेशन करना चाहती हैं, पहले उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाना, ठीक है। जैसे मान लो मैं किसी से बात करना चाहता हूं तो मैं मोबाइल में क्या लूंगा, उसका नंबर डायल करूंगा और उसको कॉल में लाऊंगा। अच्छा, पहले भैया कॉल जाएगी, फिर बेल बजेगी, ठीक है, फिर वो बंदा उठाएगा, तो यानी कि मेरी कॉल कनेक्ट हो गई, मतलब मेरा बेल बजने लग गई तो मेरा मतलब कॉल पहुंच गई अगले तक। अब वो जैसे ही उठाएगा तो मेरा कनेक्शन बन गया उसके साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कनेक्शन, एक सेशन क्रिएट हो गया उसके और मेरे बीच में। अच्छा, अब क्या है कि जब तक क्या होगा कि जब तक मैं बातचीत उससे करता रहूंगा, वो मुझसे बातचीत करता रहेगा, हमारा सेशन मैनेज रहेगा, सेशन बना रहेगा। और जब हमारी बातचीत खत्म हो गई तो सेशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, फिर हम फोन रख देते ना, सेशन क्लोज हो गया। या एक और छोटा सा एग्जांपल, आपको और अच्छा सा एग्जांपल देता हूं इसका मैं। जैसे देखो, आप क्या करते हो, आप जीमेल अकाउंट पे गए अपने, आप किस पे गए, अपने जीमेल अकाउंट पे गए, आपने भैया गए और आपने वहां पे लिखा www.gmail.com। तो जब आप ये लिखते हो तो सबसे पहले वो आपसे मांगता है कि भैया दे, अच्छा जीमेल में लॉगिन करना, ले बता भाई जल्दी से अपना यूजर नेम बता, ठीक है, यूजर नेम बता, और उसके बाद क्या बता भैया, अपना पासवर्ड बता, यूजर नेम बता और पासवर्ड बता। और ये बताने के बाद फिर ये लॉगिन बटन दबा दियो। तो अगला बंदा अपना यूजर नेम लिखता है, अपना पासवर्ड लिखता है, और उसके बाद लॉगिन बटन जब दबाता है तो क्या होता है, उसकी रिक्वेस्ट कहां जाती है, जो जीमेल वाले का जो सर्वर है उसके पास चली जाती है, ठीक है। जीमेल वाले के सर्वर के पास उस बंदे की क्या चली जाती है, रिक्वेस्ट चली जाती है। अच्छा, अब ये जैसे इसकी रिक्वेस्ट चली गई और इसने भैया इसको एक लॉगिन पेज दे दिया, जैसे अब इसकी रिक्वेस्ट इसके पास आई, इसने जो चेक करना था कर लिया कि हाँ बंदा बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, तो इसने क्या भेज दिया, इसके पास एक इसका होम पेज भेज दिया। अब होम पेज ये होता है ना, जैसे यहाँ पे साइड में लिखा होता है कि इनबॉक्स लिखा होता है, आपने देखा होगा, इनबॉक्स होता है, सेंड आइटम्स होता है, ठीक है, स्पैम होता है, ट्रैश होता है, तो ऐसे ये क्या हो गया, इसका होम पेज आ गया। तो ये क्या हो गया, ये एक सेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में इससे क्या हो गया, एक सेशन क्रिएट हो गया, किसके बीच में, इस जीमेल के सर्वर के बीच में और आपके बीच में एक सेशन क्रिएट हो गया। अच्छा, अब क्या है, अब भाई अब आप, अब सपोज मान लो इनबॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपको आपके इनबॉक्स पे जितनी भी मेल्स आई हुए हैं उन सबकी लिस्ट आपको नजर आ जाएगी। अगर आप सेंड पे क्लिक करोगे तो आपने जितनी भी मेल भेजी हुई हैं उन सेंड आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी। अगर आप स्पैम में क्लिक करोगे तो जितनी मेल्स को उसने स्पैम डिटेक्ट करके अपने स्पैम फोल्डर में डाला है उनकी लिस्ट आ जाएगी। और अगर आप सपोज ट्रैश पे क्लिक करोगे तो जितनी भी मेल्स आपने डिलीट करी हैं वो सारी ट्रैश में आपको दिख जाएंगी, सारी की सारी। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे हर एक ऑप्शन पे, यानी कि जब स्टार्टिंग पे मुझे स्टार्टिंग में जब मैं सर्वर से कनेक्ट हो रहा था तो मुझे उस टाइम पे यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ा, फर्स्ट टाइम देना पड़ा था, लेकिन उसके बाद तो नहीं देना ना। उसके बाद इनमें से किसी भी मर्जी ऑप्शन को मैं यूज करूं, मान लो अगर मैं यहाँ पे कंपोज एक ऑप्शन होगा मेल भेजने के लिए, उसको भी अगर मैं ऑन करूंगा तो मुझे बार बार यूजर नेम पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अब क्यों नहीं पड़ेगी उसको देने की जरूरत, रीजन इज दैट क्योंकि भैया अब दोनों के बीच में क्या बन गया, एक सेशन बन गया है, ठीक है। अब आपके और जीमेल के सर्वर के बीच में क्या बन गया है, एक सेशन बन गया है, ठीक है। जैसे आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया, ऑथेंटिकेशन हुआ, आपके पास ये होम पेज आ गया, आपका सेशन क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, अब आप जितनी भी रिक्वेस्ट दे रहे हो ये सब चलती, सब एक्सेप्ट करता रहेगा, आपको आंसर देता रहेगा, क्यों, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक सेशन जो क्रिएट हुआ है वो सेशन मैनेज भी हो रहा है,
ठीक है, यानी सेशन आपका बना हुआ है ना, ऐसा नहीं ना कि क्रिएट हुआ और फिर उसके बाद क्लोज हो गया, नहीं भाई, दोनों के बीच में कनेक्शन बना और कनेक्शन मतलब एक कनेक्शन बनने के बाद वो कनेक्शन जो है अभी फिलहाल मतलब एक तरह से कंटिन्यू वे में लगा ही हुआ है, मतलब वो जो सेशन आपका और उसके बीच में बन गया वो एकदम फिक्स हो रखा अभी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब आपका जितने मर्जी देर तक आप कभी स्पैम देख रहे हो, कभी कंपोज भेज रहे हो, कभी अपनी मेल्स को 1 बाय 1 चेक कर रहे हो, जितना मर्जी टाइम लगाओ वो आपकी रिक्वेस्ट को देखता रहेगा। लेकिन हाँ, जब आप यहां से लॉग आउट कर दोगे, ठीक है, जब आप यहां से क्या कर दोगे, लॉग आउट कर दोगे, या आप काफी समय तो लॉन्ग इनएक्टिव रहोगे, ठीक है, तो अगर आप सपोज मान लो लॉग आउट कर देते हो या काफी समय तो लॉन्ग इनएक्टिव, जैसे सपोज मान लो बंदे ने अपना मेल अकाउंट खोल लिया, अब खोलने के बाद क्या हुआ कि भाई उसके बाद उसको किसी अचानक किसी का फोन आ गया और वो बंदा अपने फोन पे बिजी हो गया, अब भैया आधे घंटे तक फोन पे ही लगा हुआ है, तो उतनी देर में अब जो जीमेल वाला है उसने सेशन बनाया, अब वो क्या सेशन को मेंटेन करके रखेगा, नहीं यार, वो कहेगा सामने वाले से यूजर, उसने ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट कर रखा है कि अगर इतने टाइम पीरियड तक मुझे सामने वाले यूजर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आती है मेरे पास, तो फिर मैं सेशन अपने आप ही क्लोज कर दूंगा, क्योंकि भाई सेशन को पूरा मैनेज भी तो करके रखना पड़ेगा ना यार, उसके लिए भी तो ताम झाम करने पड़ेंगे, तो ये सब क्यों करें अगर, ठीक है, तो या तो आप लॉग आउट हो जाओ या आपका सेशन काफी देर तक इनएक्टिव रहा, तो उस केस में वो क्या कर देगा, सेशन को क्लोज कर देगा। ठीक है जी, ये काम हो गया यहाँ पे, तो ये हमें समझ में आया कि थोड़ा आइडिया लगा कि हाँ सेशन क्रिएट होने का मतलब क्या होता है, कि भैया आप जो सर्वर के साथ है उसके साथ कनेक्ट हो गए, सेशन मैनेज का मतलब क्या होता है कि अब आपके और सर्वर के बीच में डेटा का आदान प्रदान, यानी कि डेटा, आपका डेटा इधर जाएगा सर्वर तक जाएगा, सर्वर से डेटा आपके पास आएगा, तो ये आपके बीच में कम्युनिकेशन चलता रहेगा। ठीक है, कोई उसमें दिक्कत परेशानी नहीं होगी, हर बार आपको यूजर नेम देने की जरूरत नहीं है, आपका एक सेशन बन गया है, इसलिए अब आप आराम से उसके साथ जो भी कम्युनिकेशन करना करते रहिए, और जब आपका कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, जब आपका काम खत्म हो जाएगा, तो आप लॉग आउट कर देंगे, यानी कि अपना सेशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से सेशन से रिलेटेड जो 3 पॉइंट्स है उनको मैंने समझाने की कोशिश करी। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं सेशन लेयर की, तो यार ये सेशन लेयर जो है, ये सेशन क्रिएट होता है, सेशन मैनेज होता है, तो उसमें क्या क्या काम करता है यहाँ पे, अब देखो, तो अभी हमें क्या क्या समझ में आया यहाँ पे कि जो सेशन लेयर है ये क्या करता है, एक मिनट, तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आई कि भैया जो हमारा सेशन लेयर है, सेशन लेयर क्रिएट्स सेशन बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, जो अलग अलग डिवाइसेस है उन डिवाइसेस के बीच में सेशन लेयर क्या करेगा, सेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, अच्छा, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो भाई ये रिस्पॉन्सिबल है किस किस काम के लिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सेशन, कॉमा, इंश्योरिंग, इंश्योर करके रखेगा कि जो सेशन है वो ओपन रहे, एंड इंश्योरिंग दे रिमेन ओपन, दे रिमेन ओपन, यानी कि जो सेशन बना हुआ है वो आपका ओपन रहे। ठीक है, एंड ओपन भी रहे एंड फंक्शनल भी रहो। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ ओपन ही रहे, फंक्शनल भी हो। ठीक है, और जब तक आपका डेटा ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक ये रहे so that for ensuring that they remain open and functional while data is being transferred, data is being ट्रांसफर्ड, तो जब तक आपका डेटा जो है भाई साहब वो ट्रांसफर्ड ना हो जाए तब तक, while the data is being transferred, एंड अब उसके बाद क्या करेगा, एंड क्लोजिंग। ठीक है, अब क्लोजिंग द सेशन, क्लोजिंग द सेशन, कब सेशन को क्लोज करेगा, जब कम्युनिकेशन एंड हो जाएगा, एंड क्लोजिंग द सेशन व्हेन
communication is completed। ठीक है, क्लोजिंग द सेशन व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड। तो ये हमारे सेशन लेयर का मेन ड्यूटी जो है वो ये रही। अच्छा, अब ये जो 3 स्टेप है ना सेशन क्रिएट करने के, सेशन मैनेज करने के, इसमें भी ना ये कुछ टास्क को परफॉर्म करता है। अब देखो, अब सेशन टास्क इन टास्क बाय सेशन लेयर। अब देखो यहाँ पे सेशन लेयर में क्या क्या काम होते हैं। देखो, पहला एक काम होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, पहला एक काम है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का काम होता है। अब भाई साहब, ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का मतलब क्या है यार? अब देखो यहाँ पे 2 शब्द आ गए, एक आ गया ऑथेंटिकेशन और दूसरा आ गया ऑथराइजेशन। अब जरा इसको हम लोग समझते हैं कि भाई साहब ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस है। मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल के द्वारा बात करता हूँ। अब मान लो ये तुम्हारा एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे अलग अलग बैंक्स में आप जाओगे, जैसे मान लो HDFC बैंक में जाओगे तो आप वहां देखोगे कि HDFC बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं उनके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है, उसी सॉफ्टवेयर पे वो काम कर रहे हैं। किसी भी बैंक में चले जाओगे, हर बैंक का अपना 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 पर्सनल सॉफ्टवेयर है, सारे एम्प्लॉयज उनके अपने अपने सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या होता है, तो एक बैंक का एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा, अब ना उस बैंक का एक क्लर्क है, ठीक है। अच्छा, एक ऑफिसर है और एक भाई मैनेजर है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखो, जब भी ये क्लर्क है, वो जब भी अपने सिस्टम में, उसके सिस्टम में भी बैंकिंग का सॉफ्टवेयर होगा, ऑफिसर के सिस्टम में भी बैंकिंग का सॉफ्टवेयर होगा, और इस मैनेजर के सिस्टम में भी वो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर, सब तीनों में डला होगा। तीनों के जो सिस्टम है, तीनों सिस्टम्स में बैंकिंग का सॉफ्टवेयर डला होगा। अब क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे क्लर्क ने उस बैंकिंग के सॉफ्टवेयर पे जाके ओपन किया, तो ऑब्वियस बात है उससे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। तो क्लर्क अपना यूजर ने, जो क्लर्क यहाँ पे क्या करेगा, एक मिनट, तो क्लर्क यहाँ पे क्या करेगा भाई, क्लर्क जो है वो अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड देगा। ठीक उसी प्रकार से जब एक ऑफिसर लॉगिन करेगा तो ऑब्वियस बात है ऑफिसर को भी क्या देना पड़ेगा भाई, ऑफिसर को एक यूजर नेम और पासवर्ड अलॉट हुआ होगा, तो ऑफिसर भी अपना यूजर नेम और पासवर्ड देगा। और मैनेजर भी जब अपने सिस्टम में बैठेगा, अपने सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर का जो सिंबल नजर आ रहा होगा, जब सॉफ्टवेयर के आइकन पे क्लिक करके सॉफ्टवेयर को खोलेगा, तो ऑब्वियस बात है उससे भी क्या मांगेगा जाएगा, यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। क्यों मांग रहा है सबसे यूजर नेम और पासवर्ड? क्योंकि ये हर यूजर को चेक कर रहा है कि ये ऑथेंटिक यूजर है या नहीं है। ऑथेंटिक यूजर मतलब यार ये वैलिड यूजर है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि मैनेजर के कमरे में कोई भी जाके उस मैनेजर के सिस्टम में बैठ के सॉफ्टवेयर को ऑन करेगा तो उसको मैनेजर वाले यूजर के तौर पे ट्रीट करेगा, वो नहीं। हर बार वो यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, यानी कि उसे, जो भी यूजर उस बैंकिंग वाले सॉफ्टवेयर में लॉग इन कर रहा है उसको पहले अपने आप को ऑथेंटिक यूजर है कि नहीं है ये उसको प्रूव करना। ऑथेंटिक यूजर मतलब वैलिड यूजर है कि नहीं है ये प्रूव करना होगा, और उसके लिए उसको यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। अच्छा, जब इन तीनों ने क्या करा, तीनों एक समय पे बैठे, तीनों ने बैंकिंग के सॉफ्टवेयर को ओपन किया, वहां पे यूजर नेम पासवर्ड तीनों ने दिया और तीनों ने अपने सही से यूजर नेम पासवर्ड दिया, तो इस सॉफ्टवेयर ने क्या करा, ऑथेंटिकेशन कर ली कि हाँ भाई ये सब सही है। अब उसके बाद क्या होगा कि ऑथेंटिकेशन तो हो गई कि हाँ भाई ये यूजर जो है वो सारे ठीक ठाक यूजर है। अब आगे क्या, नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे? अब देखो, अब जब इस क्लर्क को ये बैंकिंग का सॉफ्टवेयर जब ओपन हो जाएगा इसके, तो इसको इसमें ना, इस बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में 5 ऑप्शंस नजर आएंगे बस। ठीक है, मान लो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में इसको कितने ऑप्शन नजर आ रहे हैं, सिर्फ 5 नजर आ रहे हैं। वहीं जब ऑफिसर ने अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन किया इस बैंकिंग सॉफ्टवेयर में, तो इस ऑफिसर को मान लो 7 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, यानी कि इसको भाई, इसको 5 ऑप्शन नजर आ रहे थे, लेकिन जब वही आप इस सॉफ्टवेयर को ऑफिसर ने लॉगिन करा तो उसको 7 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। और वहीं भाई साहब जब इस सॉफ्टवेयर को मैनेजर ने एक्सेस किया तो मैनेजर को कितने ऑप्शन नजर आ रहे हैं, 10 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अब ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो क्लर्क है
वो सिर्फ 5 एक्शन करने के लिए ही अलाउड है। ठीक है, यानी कि जो क्लर्क है उस क्लर्क को या क्लर्क पोस्ट वाले जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे बंदे जो हैं उस सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के बाद उसमें सिर्फ 5 तरह की एक्टिविटीज हैं, वही 5 तरह के एक्शंस हैं, वही कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई भी एक्शंस उनको अलाउड नहीं है, या ये कह लो वो उसके अलावा और किसी भी एक्शन के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। उस यहां से जब ऑफिसर वाले रैंक का कोई भी बंदा अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेगा तो उसको 7 ऑप्शन दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो 7 ऑप्शंस के लिए ऑथराइज्ड है। ठीक है कि भाई कोई भी ऑफिसर वाली यूजर नेम अपना पासवर्ड डालेगा तो भैया उसको ये 7 ऑप्शंस उस सॉफ्टवेयर में विजिबल होंगे। और वहीं अगर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इस रैंक का बंदा अगर सपोज मान लीजिए उस सॉफ्टवेयर में अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉग इन करता है तो उसको जो है 10 ऑप्शंस दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या समझ में आया कि भैया उसको 5 ऑप्शन, इसको 7 ऑप्शन, उसको 10 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो क्लियर से समझ में आया कि हाँ भाई ये 10 ऑप्शन के लिए ऑथराइज्ड है, वो 7 के लिए, वो 5 ऑप्शन के लिए। तो ये है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बीच का अंतर। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब है वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड देना। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि भैया अगर सपोज मान लो जो है वो जो यूजर ऑथेंटिक, जो यूजर को क्या क्या राइट्स हैं उसके हिसाब से उसको क्या क्या अथॉरिटी है वो उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि भैया सीधी सी बात है कि यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अच्छा, अब ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बाद अगर हम बात करें तो देखो जी, अब एक टास्क हमने समझा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन होता है ना। दूसरा टास्क यहाँ पे दूसरा एक और काम है जिसको हम कहते हैं चेक पॉइंट्स। अब चेक पॉइंट्स का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे अब होता क्या है कि आपने कभी देखा है, जैसे मान लो मैं ना कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहा हूं। ठीक है, मैंने किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया और डाउनलोड कर रहा हूं। अच्छा, बीच में मैं ना कभी ऐसा होता है कि मैं उसको पॉज कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। मैंने उसको पॉज कर दिया। अच्छा, पॉज करने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर बाद उसको रिज्यूम किया तो मैंने देखा जिस जगह से वो पॉज हुआ था, जितने परसेंट पे रुका था, उसी परसेंट से आगे वो बढ़ने लग गया। या कई बार ऐसे है कि मैं कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ, 1 सेकंड के लिए मान लो लाइट चली गई। लाइट जाते ही क्या हुआ भैया, वो क्या नाम है अपना, जो राउटर है वो ऑफ हो गया। चाहे 1 सेकंड के लिए गई, लेकिन उसके बाद फिर राउटर, फिर लाइट आ गई, फिर मैंने ऑन करा, अपना इंटरनेट चलाया। अब मैंने देखा कि अगर मैं उस डाउनलोड्स में जाके अगर उसको रिज्यूम करता हूं तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि वो वहीं से रिज्यूम हो गया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये रिज्यूम वाला जो काम है ना, कि ये तब होता है जब वो एप्लीकेशन जो है उसमें चेक पॉइंट्स का कंसेप्ट लगाओ। अब चेक पॉइंट्स का कंसेप्ट में देखो क्या मतलब है, ध्यान से सुनते जाना। मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कोई एप्लीकेशन है जिसमें हर 10% पे, आफ्टर 10% चेक पॉइंट लगेगा। ठीक है, मान लो आफ्टर 10, एक कोई एप्लीकेशन इसमें जिसके सेशन लेयर में सेट हो रखा है कि भैया 10% के बाद चेक पॉइंट लगना है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो हम कोई डेटा डाउनलोड कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि जैसे उस पर्टिकुलर डेटा का जो है 10% डाउनलोड हो गया, 10% डेटा डाउनलोड हो गया, तो 10% डेटा डाउनलोड होते ही मान लो एक चेक पॉइंट लग गया 1, चेक 1, एक चेक पॉइंट 1 लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हर 10% के बाद बोला था ना इन्होंने, तो 10% के बाद चेक पॉइंट लग गया यहाँ पे। अच्छा, फिर उसके बाद वो डेटा आगे कंटिन्यू और डाउनलोड होता गया। अच्छा, अब डेटा जो है भैया, अब हमारा जो ये डेटा है ये भाई साहब 20% तक डाउनलोड हो गया। तो 20% तक डाउनलोड होते एक और चेक पॉइंट लग गया, चेक पॉइंट 2। अच्छा, फिर आगे भी जैसे डाउनलोड हो रहा है, जैसे 10% कंप्लीट हुआ एक चेक पॉइंट लग गया, फिर आगे बढ़ता गया, जैसे 10% और कंप्लीट हुआ फिर एक और चेक पॉइंट लग गया। अच्छा, फिर मान लो अब इसमें क्या हुआ कि भाई 30% डाउनलोड हो गया, तो जैसे 30% तक कंप्लीट हुआ एक चेक पॉइंट 3 लग गया। अच्छा, अब उसके बाद ये डेटा डाउनलोड चल रहा था हमारा। अब प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे कि भैया ये डेटा हमारा डाउनलोड चल रहा था, अभी इस डेटा का मान लो सिर्फ 35% डाउनलोड हो पाया था। मतलब अभी
30% हो गया, मतलब 5, जैसे यहाँ पे 5% और डाउनलोड हुआ, 5% यानी 30% तो पुराना था, पर 5% और डाउनलोड होते ही ये किसी तरह से कनेक्शन लॉस्ट हो गया, ठीक है, यानी कि बंद हो गया। अब क्या होगा, अब भाई 10% डेटा तो सिस्टम में आ गया, मतलब 20% भी आ गया, 30% डेटा तो आ गया था, मतलब 35% डेटा मेरे पास आ गया था सिस्टम में। लेकिन अब ये क्या करेगा कि भैया जैसे ही ऐसे केस में जैसे ही कनेक्शन लॉस्ट हुआ तो वो लास्ट चेक पॉइंट पे लेकर आ जाएगा। लास्ट चेक पॉइंट कितना, 30% तो डेटा है ना, तो 30% तक लास्ट पॉइंट पे आ गया, यानी कि अब जब भी अब जब दोबारा आप डाउनलोड स्टार्ट करोगे तो वो कहां से स्टार्ट होगा, वो अब यहां से 31% से स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी क्योंकि वहां पे 30% तक का डेटा आ चुका है ना। तो अब ये नहीं कि जब आप सपोज मान लो इंटरप्ट हो गया, आपने दोबारा से इसको स्टार्ट किया तो वापस से 1% से चलेगा, नहीं, चेक पॉइंट्स की अगर सुविधा उसमें डली हुई है तो वो ट्रांजैक्शन वापस 30% से ही स्टार्ट होगी। तो ये हमारा क्या है कि भैया एक चेक पॉइंट्स का कंसेप्ट होता है। तो भाई सेशन लेयर जो है वो इस चेक पॉइंट्स को भी मेंटेन करती है ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसफर। सो इन केस अगर कोई सेशन इंटरप्ट हो जाता है, तो सेशन इंटरप्ट हो गया, दोबारा से ऐसे रिज्यूम किया, तो डिवाइस जो है वहीं से डेटा ट्रांसफर रिज्यूम करेगा जहां पे लास्ट चेक पॉइंट तक बना था, ठीक है। तो इसको हम लोग एक तरह से ये भी कह सकते हैं, सेशन रिस्टोरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक समझ में आ गई बात हमें कि सेशन लेयर जो है वो चेक पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है, सो दैट वो अपना कम्युनिकेशन जो है वो वहीं से उसी पॉइंट से रिज्यूम कर सके जहां पे लास्ट चेक पॉइंट था, यानी लास्ट पॉइंट से जहां फेलियर हुआ था उसके बाद जो इमीडिएट जो पिछला लास्ट चेक पॉइंट हुआ, जिस भी पॉइंट पे फेलियर हुआ, फेलियर के बाद जो लास्ट चेक पॉइंट बना हुआ था उसी चेक पॉइंट पे वो वापस से रिज्यूम कर जाएगा, ठीक है। तो ये फैसिलिटी क्या है, चेक पॉइंट्स की चेक पॉइंट्स है, और सेशन लेयर ये चेक पॉइंट्स का काम भी मैनेज करता है ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसफर, ठीक है, ताकि जब दोबारा से अगर उसको इनिशिएट किया जाए, रिज्यूम किया जाए, तो भैया वो वापस 1% से ना स्टार्ट हो, जिस जहां से रुका था, यानी लास्ट चेक पॉइंट जो भी था उस चेक पॉइंट के आगे से वो चले। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं चेक पॉइंट्स का काम। अच्छा, इसके बाद नाउ देखो, अब तीसरा काम जो है जिसको हम कहते हैं डायलॉग कंट्रोल, ठीक है। अब भाई साहब ये डायलॉग कंट्रोल का क्या हिसाब किताब है। अब डायलॉग कंट्रोल वाले कंसेप्ट में जो सेशन लेयर है, वो सेशन लेयर एक चीज को चेक करेगा, वो ये करेगा कि यार दो पार्टीज जो है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, दो पार्टीज जो है जिनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, वो कम्युनिकेशन कौन से मोड में होगा। कम्युनिकेशन के मोड्स मतलब या तो वो हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन होगा, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में, या फुल ड्यूप्लेक्स मोड में, ठीक है। तो भैया वो ये भी देख चेक करता है कि जो दोनों पार्टीज के बीच में जो कम्युनिकेशन होना है वो कैसे होना है, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में होना है या फुल ड्यूप्लेक्स मोड में होना है। अब सवाल ये आया कि भाई ये हाफ ड्यूप्लेक्स फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन मोड्स, या मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कह लो। अब कम्युनिकेशन मोड्स में ना हमारे पास एक पहले मोड होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स मोड। अब देखो भाई सिंप्लेक्स मोड में क्या है कि भाई दो डिवाइस हैं, जिन दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होना है, मान लो ये डिवाइस 1 है, ठीक है जी, और ये डिवाइस 2 है। इन दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होना है। बट इन केस ऑफ सिंप्लेक्स मोड क्या होता है कि भैया ये डिवाइस 1 जो है एक सेंडर का रोल प्ले कर रहा है, और ये डिवाइस 2 जो है वो रिसीवर का रोल प्ले कर रहा है। इट मींस ये डिवाइस 1 हमेशा सेंड करेगा और डिवाइस 2 हमेशा रिसीव ही करेगा, डिवाइस 2 कभी भी सेंड नहीं करेगा। तो जहां पे इस मोड में कम्युनिकेशन होती है उसको हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, जहां पे एक डिवाइस है वो सेंडर का ही रोल प्ले कर रहा है और दूसरा डिवाइस है वो रिसीवर का ही रोल प्ले कर रहा है। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे तुम्हारे घर में लगी होती है डिश टीवी लगा होता ना, ठीक है। अच्छा डिश टीवी लगा होता है और तुम्हारे घर में एक टीवी भी होता है भाई। अब क्या होता है
कि यार ये जो डिश टीवी है ये डेटा सेंड करता है किसको, टीवी को, और टीवी उसको डिस्प्ले करता है। तो यार ये डिश टीवी जो है ये हमेशा क्या रोल प्ले करेगा, सेंडर का, और ये टीवी हमेशा किसका रोल प्ले करेगा, रिसीवर का। उल्टा तो नहीं होगा ना, कभी टीवी उसको सिग्नल देने लग जाए, ऐसे तो नहीं होगा। तो यानी कि डिश टीवी जो लगी हुई है, जो छतरी लगी हुई है, वो बेसिकली डेटा सेंड करने का ही काम करेगा, और जो टीवी है वो आपका डेटा रिसीव करने का काम करेगा। तो ये वाला जब इस मोड में ट्रांसमिशन होती है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स मोड। अच्छा जी, अब हमने कहा चलो ये सिंप्लेक्स मोड हो गया, ठीक है, लेकिन अब ये हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, आप देखो यहाँ पे। अब ये तो हो गया हमारा जो हमने फर्स्ट देख लिया, जैसे हमारे पास ये आ गया अपना पहला, तो हमने समझ लिया जिसका नाम क्या है, सिंप्लेक्स मोड। नाउ अब दूसरा देख लो यहाँ पे, दूसरा जो है उसको हम कहते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। अब इस हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में क्या होता है कि भैया यहाँ पे भी ऑब्वियस बात है, डिवाइसेस दो हैं, ठीक है, जैसे वहां पे हमने दो डिवाइसेस की बात कर रहे थे, भाई यहाँ पे भी दो डिवाइस ले लो, एक डिवाइस 1 है, ठीक है, और एक डिवाइस 2 है। अच्छा, ये दोनों डिवाइस 1 और डिवाइस 2, ये डिवाइस 1 डिवाइस 2, भाई ये डेटा सेंड भी कर सकता है, यानी कि सेंडर का रोल भी प्ले कर सकता है, और ये डेटा रिसीव भी कर सकता है। यार ये वाला डिवाइस जो है ये भी डेटा सेंड भी कर सकता है, यानी कि सेंडर का रोल भी ले सकता है, और ये डेटा रिसीव भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। लेकिन क्या होगा भाई, जिस समय ये डेटा सेंड करेगा तो ये रिसीव करेगा, यानी कि जिस समय ये सेंडर बना होगा तो ये उस समय ऑब्वियसली रिसीवर होगा, उसी टाइम पे ये डेटा सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यानी कि एट अ टाइम या तो वो सेंड करेगा या रिसीव करेगा। या जैसे सपोज ये बनाया है, ऐसे एक और बना देता हूं कि भैया जैसे मान लो ये डिवाइस 1 है हमारा, और ये डिवाइस 2 है, ठीक है, डिवाइस 1 है और डिवाइस 2 है। तो भाई अब सीधी सी बात है, अब जिस समय डिवाइस 2 डिवाइस 1 को डेटा भेज रहा है तो उस समय डिवाइस 2 सेंडर है और ये रिसीवर है। तो भाई उस समय ये वाला डेटा अगर सेंड करने की नहीं कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि इसका डेटा नहीं जाएगा। तो यानी कि इस केस में हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में जो दो डिवाइस होते हैं, दोनों डिवाइस एज अ सेंडर और रिसीवर का रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही बंदा डेटा सेंड करेगा और दूसरा रिसीव करेगा, दोनों एक साथ डेटा सेंड नहीं कर सकते। अब तुमने देखा होगा जैसे पुलिस वालों के पास एक वॉकी टॉकी होता है, एक काले रंग का होता है ना वॉकी टॉकी, मोटा सा वो लेकर घूमते हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है कि जब सपोज मान लो वहां से किसी बंदे ने बोलना होता है कि हाँ भाई फला फला जगह पहुंच जाओ, ओवर, तो ऑब्वियस बात है जब जब तक वो सपोज मान लो क्या होता है कि जब तक वो वहां से मैसेज सुन रहा है तब तक वो मैसेज बोल नहीं सकता। जब तब यहाँ पे ना देखो हमेशा ध्यान देना कि अब सामने वाले को पता कैसे लगेगा कि अब मुझे मैसेज भेजने के लिए अलाउड है। तो जैसे सामने वाली पार्टी जब कोई मैसेज देती है तो मैसेज देने के बाद लास्ट में बोलती है ओवर, कि भाई मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया, ओवर। अब उसको समझ में आ गया सामने वाले ने ओवर बोल दिया, तो अब मेरी बारी बोलने की। तो फिर वो बंदा बोलता है और अपना बात बोलने के बाद वो ओवर करता है, फिर वो बंदा जो सामने वाला है फिर वो जब उसने ओवर कर दिया फिर वो अपना जवाब देता है, ओवर करता है, और जब कम्युनिकेशन एंड करना होता है तो वो बोलते हैं ओवर एंड आउट, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि दोनों पार्टीज जो हैं भाई वो दोनों पार्टीज डेटा सेंड भी कर सकती है रिसीव भी करते हैं, लेकिन एक टाइम पे जब एक बंदा डेटा सेंड कर रहा होगा तो दूसरा चुपचाप रिसीव करेगा, और जिस टाइम पे वो सेंड करेगा तो अगली वाली पार्टी रिसीव करेगी। तो दैट इज कॉल्ड एज द हाफ ड्यूप्लेक्स मोड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास तीसरा जो है, ये थर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं फुल ड्यूप्लेक्स मोड। ठीक है, अब फुल ड्यूप्लेक्स मोड में क्या है कि भाई यहां पे भी दो डिवाइस हैं भैया, एक हमारा ये डिवाइस 1 हो गया और ये डिवाइस 2 हो गया, ठीक है, डिवाइस 1 है और डिवाइस 2 है। अच्छा, जो हमारा डिवाइस 1 है भाई ये सेंडर का रोल भी कर सकता है प्लस रिसीवर का भी कर सकता है, और ये भी बंदा जो है ये भी सेंडर का रोल भी कर सकता है प्लस डेटा रिसीव भी काम कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। बट अब जैसे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थी, अब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब अब जिस समय ये डेटा सेंड कर रहा है तो ये रिसीव भी कर सकता है, और ये भी उस समय डेटा सेंड कर सकता है और ये रिसीव कर सकता है। अब जैसे मोबाइल फोन होता है,
ठीक है। अब मोबाइल फोन में क्या होता है भाई, अब आप किसी से मोबाइल फोन में बात कर रहे हो और मान लो बात करते करते झगड़ा हो गया, ठीक है। अब झगड़ा हो गया तो वहां से वो बंदा भी चिल्ला रहा है, यहां से तुम भी चिल्ला रहे हो, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों आपस में डेटा सेंड कर रहे हो ना, वो अगला बंदा वहां से चिल्ला रहा है, तुम यहां से चिल्ला रहे हो, तो दोनों डेटा सेंड कर रहे हो, तो यानी कि ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है ना यहाँ पे। तो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, फुल ड्यूप्लेक्स मोड कहते हैं। तो ये तीन तरह के मोड्स होते हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड या फुल ड्यूप्लेक्स मोड। अब सेशन लेयर ये देखता है कि वो सिंप्लेक्स मोड तो छोड़ दो, वो सिंप्लेक्स मोड वाला कंसेप्ट तो इसमें है नहीं, बट ये देखता है कि हाँ जो दो पार्टीज हैं जिनमें कम्युनिकेशन हो रही है वो हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में होगा या फुल ड्यूप्लेक्स मोड में होगा। ये भी चीज कौन चेक करेगा, हमारा सेशन लेयर चेक करेगा। अच्छा, सेशन लेयर ने एक तरह से ये हाफ डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन होना है या फुल डुप्लेक्स मोड में, वो देख लिया। इसके बाद ये सेशन लेयर जो है एक और चीज को भी ध्यान देगा जिसका नाम क्या है, फ्लो कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। अब देखो ध्यान से सुनो क्या मतलब है, यानी कि अब हमें पता लगा कि जो हमारा सेशन लेयर जो है, अब हमारे इस सेशन लेयर की एक और ड्यूटी भी है। अब क्या ड्यूटी है सेशन लेयर की, इस सेशन लेयर की एक ड्यूटी है जिसका नाम क्या है, फ्लो कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, फ्लो कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। अब हुआ गया यहाँ पे, फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुने। फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कि भाई दो बंदे जो हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मान लो क्या होता है कि जैसे मान लो दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक बंदा बड़ी तेज फास्ट फास्ट बोले जा रहा है और दूसरे बंदे को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होता है यार, क्या बोल रहा है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं भाई, ठीक है, कि एक ये दोस्त है, ये दो दोस्त हैं, ठीक है, दोनों ने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया। दोनों ने क्या करा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया, दोनों की इंग्लिश थोड़ी कमजोर थी तो दोनों ने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया। अच्छा अब प्रैक्टिस करने के लिए दोनों क्या करने लगे, भैया जब वहां से आते हैं तो भैया ये वाला बंदा भी उससे इंग्लिश में बात करता है और ये वाला बंदा भी उससे इंग्लिश में बात करता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में बात करने की जो उनकी स्पीड थी वो ऑब्वियस बात है एक इंडियन इंग्लिश के तौर पे है, ठीक है। मतलब आराम से दोनों को समझ में आ जा रहा है कि वो क्या इंग्लिश में बोल रहा है, ये क्या इंग्लिश में बोल रहा है, ठीक है। अब दोनों खुश खुश, क्योंकि भाई इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो आराम से दोनों के बीच में आराम से हो पा रहा है कि जितना जो ये बोल रहा है वो आराम से वो भी समझ पा रहा है, वो भी जो बोल रहा है ये भी समझ में आ रहा है। अब ये वाला बंदा जो था ना, इसने कहा यार भाई मेरे को तो इंग्लिश लगता है समझ में आने लग गई यार, अब एक काम करता हूं भाई साहब, ये चला गया एक इंग्लिश मूवी देखने के लिए, ठीक है। कौन सी चले गया, एक इंग्लिश मूवी देखने के लिए चला गया भाई। अच्छा इंग्लिश मूवी जब देखने के लिए गया तो यार वहां पे इंग्लिश मूवी में भाई जो बंदे हैं वो सपोज, या ऐसा सपोज ऐसा मान लेते हैं कि भाई अब इंग्लिश मूवी नहीं देखने गया है, चलो जी, इसको लगा कि भाई मैं तो इंग्लिश में मैं तो हो गया फर्स्ट क्लास, ये मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ आराम से, उसको भी समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, इसे एक बंदा मिला, एक फॉरेनर मिला, ठीक है। ये भाई कहीं घूमने उमने गया, मान लो ताजमहल घूमने चला गया बेचारा ये, तो वहां इसको एक फॉरेनर मिला, इसने कहा चल इस फॉरेनर से भी इंग्लिश में बात करके देखूं। अब जब इसने फॉरेनर से इंग्लिश में बात करी तो फॉरेनर भी इसको इंग्लिश में बोल रहा है, लेकिन भाई जो बेसिकली क्या होता है, जो बाहर के लोग हैं उनके इंग्लिश बोलने का लहजा, उनके इंग्लिश बोलने का एक्सेंट जो है वो डिफरेंट होता है, वो बड़ा वर्ड्स को शॉर्ट कर देते हैं और उनका स्पीड ज्यादा होती है बोलने की, ठीक है। अब भाई साहब ये फॉरेनर भाई साहब उससे इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश की स्पीड उनकी इतनी ज्यादा तेज है या इतने फास्ट वो बोल रहे हैं कि इस भाई साहब को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसने कहा यार मेरा दोस्त इंग्लिश में बोलता है साला मुझे समझ में आ रहा है, यार ये फॉरेनर है, ये फिरंगी है साला, ये क्या बोल रहा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई। क्यों, क्योंकि वो बड़े फास्ट फास्ट बोल रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, अब फ्लो कंट्रोल का मतलब यही है कि भाई दो पार्टीज जो है जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उनके बीच में एक ऐसी डेटा ट्रांसमिशन की एक ऐसी ऑप्टिमल स्पीड सेट कर दी जाए कि भाई वो आराम से डेटा को रिसीव कर सके, ठीक है। अब जैसे मैंने कहने का मतलब कि जैसे मान लो एक मशीन है, ये फास्ट डेटा सेंड कर रही है पर दूसरी मशीन भैया उतनी फास्टली डेटा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो भाई साहब इस कम्युनिकेशन से फायदा क्या। अब ऐसा सपोज मान लो, एग्जांपल के तौर पे ऐसा मान के चलो कि भाई अब एक ऐसा ले लेते हैं, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या होता है कि हर सिस्टम के पास ना एक बफर मेमोरी होती है, क्या होती है, बफर मेमोरी होती है। तो जो भी डेटा आता है वो पहले बफर मेमोरी में सेव करता है। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पर इसकी बफर मेमोरी है 5 MB की,
ठीक है। तो भाई साहब अब एक बात बताओ, अब जैसे ये वाला जो बंदा है, ये वाला सिस्टम है, इसके पास पावर है कि भैया ये 10 MB का डेटा एक बार में सेंड कर सकता है। तो हम कहेंगे भाई तू 10 MB का डेटा एक बार तो सेंड कर देगा, अबे भाई अगला तो 5 MB एक बार स्टोर कर सकता है, तो ये 10 MB का डेटा भेजने का यानी कि डेटा फास्ट भेज के फायदा क्या। अब तू सोचेगा ना 10 MB का डेटा जाएगा तो मेरा ज्यादा अमाउंट का डेटा जाएगा, मेरी तरफ से फास्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। भाई मान लो मुझे फॉर एग्जाम्पल इसको 20 MB का डेटा डिलीवर करना है, तो ये क्या करेगा भाई अपने हिसाब से 10-10 MB के 2 पैकेट बना देगा और उनको भेजेगा। लेकिन चक्कर क्या है यार, ये बंदा तो 5 MB से ऊपर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तो भाई साहब तूने 10 MB भेजा तो ये 5 MB जाएगा, 5 MB खराब जाएगा। अब जब इसको पता लग ही गया है कि सामने वाला 5 MB से ऊपर डेटा एक्सेप्ट कर नहीं सकता, तो वो 20 MB के डेटा को 10-10 MB में क्यों डिवाइड करेगा। भाई साहब वो 5-5 MB के 4 पैकेट नहीं बना लेगा यार, क्योंकि भाई उसको पता लग गया सामने वाला 5 MB का डेटा वन टाइम में प्रोसेस कर सकता है, तो व्हाई शुड आई सेंड मोर हाई अमाउंट ऑफ डेटा। तो अब वो क्या करेगा भाई, कायदे से 5-5 MB के जो पैकेट्स हैं 5-5 MB वाले पैकेट भेजेगा वन बाय वन। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन, एक फ्लो कंट्रोल जो है वो मैनेज हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, देखो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि फ्लो कंट्रोल डेटरमाइंस, या इसको डेटरमाइंस वर्ड सेट लिख देते हैं, फ्लो कंट्रोल सेट्स, ठीक है, एन ऑप्टिमल स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, एन ऑप्टिमल स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, ऑप्टिमल स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन टू इंश्योर दैट क्या इंश्योर करेगा, दैट सेंडर विद फास्ट कनेक्शन, जो सेंडर है जिसके पास क्या है भैया फास्ट कनेक्शन है, सेंडर विद फास्ट कनेक्शन, हाँ, सेंडर विद फास्ट कनेक्शन क्या ना करे, ओवरलोड ना कर दे रिसीवर को। सो सेंडर विद फास्ट कनेक्शन डज नॉट overload a receiver with a slow connection। ठीक है, तो जो रिसीवर है स्लो कनेक्शन वाला उसको ऐसा ना कर पाए यहाँ पे। तो यार ये काम कौन करता है, ये जो सेशन लेयर है हमारा उसका फ्लो कंट्रोल और ये सिंक्रोनाइजेशन, मतलब दोनों में तालमेल बिठा के रखना, ये काम किसका, हमारा सेशन लेयर का काम है। ठीक है भाई, तो अब हमें क्या समझ में आया यार कि यार देखो ये जो हमारी सेशन लेयर है, क्या हो गया, एक मिनट, तो भाई ये हमें समझ में आ गया कि यार ये जो हमारी सेशन लेयर है, तो भाई साहब ये सेशन लेयर का क्या योगदान है। पहली बात, ये क्या करेगा भैया, सेशन क्रिएट करेगा। जब सेशन क्रिएट करता है तो उस समय सेशन क्रिएट करते वक्त क्या क्या काम होता है, पहला काम होता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन वाला, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन वाला काम सेशन को क्रिएट करते वक्त बनता है। उसके बाद डायलॉग कंट्रोल, कि भाई फुल ड्यूप्लेक्स है हाफ ड्यूप्लेक्स है, वो वाला काम सेट कहाँ पे होता है भाई, सेशन क्रिएट करते वक्त ये चीज क्लियर कर ली जाती है। ठीक है, क्योंकि भाई पता लगे ना हाफ ड्यूप्लेक्स फुल ड्यूप्लेक्स किस मोड में ट्रांसमिशन हो रही है। ये जब हो जाता है तो उसके बाद सेशन को क्या करते हैं हम लोग, मैनेज करते हैं। ठीक है, सेशन को क्या करा जाता है, मैनेज किया जाता है। तो जब सेशन को मैनेज करते हैं तो उस समय सेशन को मैनेज करते वक्त फर्स्ट चीज क्या होती है हमारे, हम ये सेशन मैनेज करते वक्त क्या क्या चीजें रहेंगी हमारे पास,
जैसे हमने देखा था ना ट्रांसपोर्ट, जो इसके अलग अलग काम होते हैं, जैसे डेटा ट्रांसफर होता है, तो ये चेक पॉइंट्स वाला जो खेल है, ये चेक पॉइंट्स वाली जो सेटअप है, ये कहाँ पे होता है भाई? जब सेशन मैनेजमेंट के दौरान हो ना। सेशन मैनेज का मतलब है कि डेटा ट्रांसमिशन जब हो रहा है उस टाइम पीरियड को मैनेज करके रखना, ताकि सेशन बीच में कहीं ब्रेक ना हो और डेटा हमारा प्रॉपर वे में चलता रहे। तो सेशन बन गया, बट उस सेशन को मैनेज करना है, और उस सेशन मैनेजमेंट के दौरान ही चेक पॉइंट्स वाला काम भी होता है, क्योंकि भाई उसी टाइम पे डेटा सेंड करोगे ना अपना। और उसके बाद फ्लो कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन वाला काम भी उसी टाइम पे देखा जाता है, क्योंकि ये दोनों चीजें उससे रिलेटेड है। क्या नाम है आपके? डेटा कम्युनिकेशन से डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा, उसी में सारा चेक पॉइंट्स बनाना, फ्लो कंट्रोल, सिंक्रोनाइजेशन करना, ये सारा कुछ जिम्मेदारी होती है। और जब ये सारा काम खत्म हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, सेशन लेयर का काम क्या होता है कि सेशन को क्लोज कर देना। ठीक है, तो ये तीन काम जो है हमारे सेशन लेयर के काम हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो सेशन लेयर है, सेशन लेयर की जो ड्यूटीज हैं उनके बारे में हम लोगों ने समझा कि हाँ भाई सेशन लेयर है वो क्या क्या काम हमारे परफॉर्म करती है। तो जो हमारा अब जो मेन डायग्राम जो चल रहा था ये वाला था, अब हमें समझ में आ गया इनक्रिप्टेड डेटा सेशन लेयर के पास आया। और जो ये इनक्रिप्टेड डेटा सेशन लेयर के पास आया, तो सेशन लेयर ने पहला काम क्या किया? पहले तो सेशन क्रिएट किया। ठीक है, सेशन क्रिएट करने के बाद दूसरा काम क्या किया? अब इस सेशन को मैनेज करके रखना भी इसका काम है। ठीक है, और प्लस उसके बाद इसने तीसरा काम और करता है, जब सेशन काम खत्म हो जाएगा तो सेशन को क्लोज करना। ये तीनों काम इसके हैं। अभी देखो, अभी इसने इनक्रिप्टेड डेटा के ऊपर कुछ काम नहीं किया, बस इसने इनक्रिप्टेड डेटा ले लिया बस। अब लेने के बाद इसने क्या करा? पहले सेशन को क्रिएट करा, और सेशन को क्रिएट करने के साथ साथ अब इसकी ड्यूटी क्या है? सेशन को मैनेज करके रखना, सेशन को जब काम खत्म हो जाए तो उसको क्लोज करना, बंद करना भी इसी का काम है। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हम लोगों ने इस सेशन लेयर के बारे में समझा, इसकी ड्यूटीज जो हैं, और उस ड्यूटीज के दौरान ये क्या क्या काम करता है, उन सारी चीजों को हम लोगों ने एक्सप्लेन करा, समझा। ठीक है जी, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।